हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एडू रीड पे। और आज हम सभी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत नामक पाठ के अर्थ को समझते हुए इसका अवलोकन करेंगे। तो फ्रेंड्स, समरी शुरू करने से पहले सारांश शुरू करने से पहले हमें कवि बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय पढ़ लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सारांश। पहले हम बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका निवास स्थान था और इन्हें भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में इनका नाम आता है। यह क्वेश्चन आ चुका है पूर्वगामी क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए आप इसे अच्छे से याद करके रखना। अगर क्वेश्चन में आए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं या साहित्यकार है, तो आप इसका सही उत्तर लिखना भारतेंदु युग के। ये सब क्वेश्चन में आपको कम पूछता है, बहुविकल्पी में सबसे ज़्यादा ये सब आता है क्वेश्चन। हम लोग इसके रचनाओं के ओर चलते हैं बालकृष्ण भट्ट के। तो इनकी रचनाओं में ये उपन्यास, नाटक, प्रहसन और निबंध लिखते थे। उपन्यास की अगर बात की जाए तो रहस्य, कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान इत्यादि हैं। और नाटक की बात की जाए तो पद्मावती, भेड़ी, संहार, शिशुपाल, वध, नल इत्यादि हैं। प्रहसन की बात की जाए, प्रहसन मतलब होता है हास्यप्रद। जैसे आप चुटकुले वगैरह पढ़ते हो तो उसे हम लोग प्रहसन कहते हैं। तो प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना इत्यादि हैं। और निबंध की बात की जाए तो लगभग 1000 भट्ट निबंध माला है जो निबंध संग्रह के नाम से जानी जाती है। तो इनके बारे में इतना जान लेना और इतना याद कर लेना एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे याद करके रखेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि इस बातचीत सारांश के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के माध्यम से कवि ने बातचीत कहानी में वाक शक्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया है। जैसे अगर हमारे पास अगर वाक शक्ति ना होती तो इस संसार का क्या होता हाल। लोग अपनी दुख वाला जो फीलिंग होता है या फिर सुख वाला फीलिंग होता है या खुशी वाला फीलिंग होता है, वो लोग एक दूसरे को बोल ही नहीं पाते अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती। तो यहाँ पे कवि ने किस प्रकार कहा है, वाक शक्ति को किस महत्वपूर्ण बिंदुओं से दर्शाया है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ कवि कहते हैं, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। पहले तो हम लोग ये लिखेंगे, सारांश लिखने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार आप लिखेंगे। पहले कवि का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कुछ कवि की प्रशंसा करते हुए इस सारांश की ओर आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार मैंने लिखा है उस मेथड से आप किसी भी सारांश को लिख सकते हो। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। यहाँ पे लिखा है आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में इनका नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य के ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने का बताते हैं। हमें अपने वाक शक्ति को, अपने बोलने की शक्ति को जहाँ पे जितना ज़रूरी रहे उतना ही बोलना चाहिए और जो ज़रूरी रहे वही बोलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी जिह्वा क्या है, रहीमन लिखते हैं कि रहीमन जिह्वा बावरी जो कही सगर पतार और आपन ते सो ना करे जूती खात कपार, कुछ ऐसा ही है। तो 50 अंक हिंदी में ये था, एक लाइन था रहीमन दोहे में। तो इस मतलब कि जो हमारी जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है, वो अपने खुद बोल के तो अंदर चली जाती है, लेकिन जो चीज़ बोली है अगर अच्छा बोली है तो प्रशंसा भी हम ही लोग सुनते हैं। अगर बुरा बोल के चली जाती है खुद तो हमार भी हम लोग को ही खाना पड़ता है उस बात से। तो यही मुँह पान खिलाता है, यही मुँह हम लोग को जूता खिलाता है। इसका मतलब ये हुआ।
अतः आगे कवि लिख रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मैंने अभी बताया है, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो हमारा क्या होता, हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते और हम अंदर ही अंदर घुट के मरते नहीं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उलझन में रहते कि किस प्रकार हम इसे बताएं। अगर इशारों में ही बताएंगे, फिर भी अगर मुंह का इस्तेमाल जब तक बोलो ना तब तक मन नहीं हल्का होता है। जिस प्रकार अगर गुस्सा हो तो गुस्सा अगर बाहर नहीं निकालते हो तो तब तक आपका मन हल्का नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आगे है, सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। लेखक जो है वो बातचीत के विभिन्न तरीके बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। अतः घर में जो बातचीत होता है वो मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए कुछ खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है। मनुष्य को अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए मनोरंजन, खाना पीना इत्यादि का ज़रूरत होता है। उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत ही आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे लिए चलना फिरना, खाना पीना, मनोरंजन में टीवी देखना, खेलना ज़रूरी है हमारे जीवन में, उसी प्रकार हमारे जीवन में बातचीत भी ज़रूरी है। हमारे मन में जो भी कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के ज़रिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर चला जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि बातचीत के माध्यम से हम अपने मन की बात को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ शेयर करके अपने मन को हल्का कर लेते हैं। तो वही कवि का कहना है कि भाप बन के उड़ जाता है। हमारे मन में जो भी रहते हैं, जो भी फीलिंग्स रहती हैं और बोझ जैसा जो रहता है वो उड़ जाता है भाप बन के। आगे लिखा है, इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चित्त मतलब होता है आत्मा। हमारा आत्मा या फिर मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। हमारे आगे कवि लिखते हैं, हमारे जीवन में बातचीत का भी एक ख़ास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता है। जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, जैसे एक मैंने अभी बताया था कि अगर आप जिस प्रकार जैसे बोलोगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन करेगा कुछ तो आंसर आप कुछ दोगे, बोलेगा आम, आप बताओगे उसे इमली, तो तभी वो समझ जाएगा कि ये किस प्रकार का आदमी है। अगर वो आम बोलेगा तो आपको आम ही बोलना है, इमली नहीं बोलना है। तो यहाँ पे कवि वही बोल रहा है। तो आगे कवि उदाहरण देके कह रहे हैं कि महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का ही साक्षात्कार हो पाता है। अतः बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर आईएएस या फिर किसी भी कलेक्टर्स को ले लो जो बड़े पोस्ट पे हैं, वो लोग जिस प्रकार से बोलते हैं या फिर मंत्री लोग जिस प्रकार से बोलते हैं तो उनके बोलने से ही पता चलता है कि वह किस प्रकार के इंसान हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बड़े लोग हैं या फिर छोटे लोग हैं। जैसे आप छोटे लोग अतः जिनका मन साफ नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुष्ट रहते हैं, तो इस प्रकार का पता चलता है कि वह इंसान किस प्रकार का है। आगे कवि लिखते हैं कि वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल रामोवल कहलाएगी। 4 से अधिक बातचीत नहीं हो सकती है, वो रामोवल कहलाएगी, अतः झगड़ा वाला बात कहलाएगी। क्योंकि बातचीत जो है वो 2 लोगों के बीच ही सही रहता है। अगर 2 से अधिक, जैसे मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करूँगी, किसी एक के साथ शेयर करूँगी तो यही सही रहेगा। अगर मैं अपनी फीलिंग, अपनी पर्सनल बात जो है कि सबके साथ शेयर कर दूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाएगा। वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, इसी तरह पूरा गांव में ढिंढोरा पिट जाएगा कि हाँ उसके मन में ये चल रहा है। अतः यहाँ पे बातचीत 2 ही लोगों के बीच रहना चाहिए और 2 से अधिक लोगों के बीच रहने से वो रामोवल हो जाता है। यहाँ पे आगे कह रहे हैं, यूरोप के लोग को बातचीत का हुनर है।
यूरोप के जो लोग हैं उन्हें बातचीत का बहुत ही ज़्यादा हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत का ढंग, ठीक है। तो यूरोप के लोगों में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि कहाँ क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, और अपने पर्सनालिटी को किस प्रकार से अपने बात के द्वारा, अपनी बातचीत को द्वारा किस प्रकार से रुभाना है उस चीज़ को। यहाँ पे आगे कवि कह रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि हम अपने आप बात कर लिया करें। यहाँ पे करे होगा, करो नहीं होगा। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि खुद से ही बात किया करो, या फिर अपनी फीलिंग जो है वो सबके साथ शेयर मत किया करो, क्योंकि आज अगर तुम एक या अपनी फीलिंग दूसरे के साथ शेयर करोगे तो वो बात जो है वो दो लोगों के बीच ही नहीं रहेगी, पूरे गांव में फैल जाएगी वो बात, दो लोगों के बीच नहीं रह सकती वो बात। इसलिए खुद की पर्सनल बात को खुद के पास ही रखो और दूसरों के साथ शेयर मत करो। अपने मन में ही बात करना सीखो और खुश रहो, लेकिन फिर अपनी फीलिंग जो है वो दूसरों के साथ अवश्य शेयर करो, परंतु जो पर्सनल बात है वो खुद में ही रहने दो, दूसरों के साथ शेयर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो का आनंद लेते रहें। इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी और किस प्रकार आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया और क्या चीज़ अच्छे से समझ में आया, ये चीज़ हमें कमेंट में बताएं ज़रूर। और जुड़े रहिए एडुरीड के साथ, और सेव वाटर सेव फ्यूचर।